गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो है एयर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बात करोगे और इन अलग अलग गैसेस के जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात करोगे। देखिए बेटा, जब आप अर्थ के ऊपर लाइफ के सर्वाइवल की बात करते हो तो फर्स्ट उसमें आता है आपका एयर, देन वाटर, फूड, फायर एटसेट्रा, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो एयर है वो लाइफ सस्टेनेबिलिटी के लिए नेचर पे बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, एयर इनविजिबल है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस को आप हर तरफ फील कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, 1674 में मायो ने फर्स्ट टाइम प्रेडिक्ट किया था कि जो आपकी एयर है उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज एक्टिव कंपोनेंट एंड इनएक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, और फिर बाद में लुईस सर आए थे, उन्होंने इनका रेशियो बताया कि जो इनका रेशियो है एक्टिव कंपोनेंट एंड इनएक्टिव कंपोनेंट वो है 1:4। जब आप एक्टिव कंपोनेंट की बात करते हो दैट इज योर ऑक्सीजन, जब आप इनएक्टिव कंपोनेंट की बात करते हो दैट इज योर नाइट्रोजन। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन कितना है 21%, नाइट्रोजन 78%। तो ऑलमोस्ट जो रेशियो लेते हैं वो आपका लगभग 1:4 का रेशियो आता है। ठीक है, तो यही उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, सबसे पहले उन्होंने ही बताया था। उन्होंने ये बताया था कि जो एक्टिव कंपोनेंट है वो आपका ऑक्सीजन और इनएक्टिव कंपोनेंट नाइट्रोजन है। ठीक है, अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर अर्थ के नॉर्मल ग्राउंड सरफेस से या सी सरफेस से अप टू 300 किलोमीटर्स तक की जो डिस्टेंस एल्टीट्यूड है वो आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर को अगर आप डिफाइन करें तो ये क्या है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है विच इज सराउंडेड द अर्थ, जिसने अर्थ को सराउंड करके रखा हुआ है। इसके बाहर वाला जो रीजन है, इसके अबव वाला जो रीजन है उसको हम बोलते हैं स्पेस। जब आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की बात करते हो दैट इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, और लास्ट में एक्सोस्फेयर आता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में देखिए जो अर्थ सरफेस से लेके आपके 0 से लेके 10 किलोमीटर तक का जो सरफेस एल्टीट्यूड होता है उसको आप बोलते हो ट्रोपोस्फेयर। सबसे ऊपर लिमिट को बोलते हैं ट्रोपोपॉज। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो ग्राउंड से जब आप अबव की तरफ बढ़ते चले जाते हो वो उसमें जो टेम्परेचर है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता है। ठीक है, पर किलोमीटर पे ये कितना डिक्रीज हो रहा है इस रेट को बोलते हैं लैप्स रेट। ठीक है, और वो यूजुअली आपका 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, ये देखिए इसके टेम्परेचर में डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा और लास्ट में ऑलमोस्ट अबाउट -50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। टोटल एयर का जो मैक्सिमम परसेंटेज रहता है मास का, जो टोटल मास का होता है एटमॉस्फेयर का, वो ट्रोपोस्फेयर में ही आपका रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें, ये ट्रोपोस्फेयर से जस्ट अबव है। इसकी हाइट 25 किलोमीटर के आसपास है। सॉरी। ठीक है, इससे अबव भी जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से लेके -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर का जो सरफेस है वो इसी में लाई करता है। ठीक है, और मीजोस्फेयर की बात करें, ये स्ट्रेटोस्फेयर से जस्ट अबव जो लेयर होती है वो मीजोस्फेयर होती है। ठीक है, अब देखिए द टेम्परेचर इज लोअर देन दैट लेयर बिलो इट। इट लाइज बिटवीन 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। 50 से लेके 80 किलोमीटर तक की डिस्टेंस होती है इसकी। ठीक है, और इसका भी टेम्परेचर कम होता है। नेक्स्ट इज इट थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर देखिए इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इसका रीजन ये है कि ये जो लेयर है ये इंटेंस सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, इसीलिए द कंपोजिशन ऑफ एयर इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एटमोस्फेयर। जब आप लोअर लेवल से हायर लेवल तक की बात करते हो, जो एटमोस्फेयर है वो एक समान रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग लेयर में अलग अलग मिलता है। एटमॉस्फेयर की जरूरत क्यों है? चाहे आप क्लाउड फॉर्मेशन की बात करो, चाहे आप रेनफॉल की बात करो, स्नोफॉल की बात करो, स्नो के फॉर्मेशन की बात करो, अर्थ
पर रेडिएशन को पहुंचने की बात करो, उनसे उनको रोकने की बात करो, ठीक है, विंड के फॉर्मेशन की बात करो, ये सब के सब किसकी वजह से होते हैं? एटमॉस्फेयर की वजह से होते हैं, ठीक है। Since atmosphere is associated with all the natural process, the study of atmosphere help in making weather forecasting, reading cyclone, flood and drought. बेटा आप साइक्लोन, ये एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हो तो इससे आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि साइक्लोन कहाँ आएगा, कैसे आएगा, फ्लड कहाँ आ सकती है, ड्रॉट लाइक कंडीशंस कहाँ पे प्रिवेल कर रही हैं, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर जो है, और इससे प्रोटेक्ट करने के लिए मैनकाइंड के लिए आप प्रॉपर स्टेप्स ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए एटमॉस्फेयर का हमने देखा कि अलग अलग लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब वो लेयर्स क्या कर रही होती हैं? डाउनवर्ड एक प्रेशर लगा रही होती हैं। अब डाउनवर्ड प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वेट की वजह से उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इमेजिन कीजिए दिस इज अ फोन, ठीक है, इस फोन के ऊपर एयर चारों तरफ जो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और क्योंकि आप प्रेशर की जब आप डेफिनेशन देते हो तो आप क्या बोलते हो? फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हो और इसकी आप यूनिट बात करो तो वो पास्कल होती है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट होती है वो आपकी पास्कल और किलो पास्कल होती है। मेजरमेंट की बात करो तो देखिए बैरोमीटर से करते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर ये वैक्यूम वगैरह क्रिएट करके ग्लास ट्यूब है और ये मरकरी कैसे राइज हो रही है, ये जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। आपका मरकरी बैरोमीटर यूज करते हैं और एक आपका एनेरॉइड बैरोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। ये मरकरी बैरोमीटर है। मरकरी जो है आपकी लिक्विड रहती है, उसकी डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सीसी रहती है, ठीक है। और जैसे जैसे प्रेशर एक्सर्ट होता चला जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, ये आपकी असेंड करती चली जाएगी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है, एक बार आप इसको गो थ्रू होइएगा, आपको समझ में नहीं आता है तो फिर हम बात, ठीक है। ये आपका क्या है? आपका एनेरॉइड बैरोमीटर है। इसमें एयर प्रेशर के थ्रू हम करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका एयर टाइट बॉक्स है। जैसे इसमें एयर का प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, तो इसमें जो स्टीम वगैरह है वो जनरेट होती है और ये जो चेन है, इस चेन के थ्रू आपका जो पॉइंटर है ये स्केल पे प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है। ये मेटल की इलास्टिसिटी पे बेसिकली डिपेंड करता है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है, आप लाइन बाय लाइन जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई ऐसी चीज है नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर एज अ मिक्सचर। देखिए आप जानते हो एयर जो है वो मिक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, ठीक है। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है फिर भी एयर की? वेरिएबल कंपोजिशन ऑफ एयर इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। यस, अलग अलग जगह अलग अलग कंपोजिशन होता है। नो हीट चेंजेस इन्वॉल्व। जब आप इन गैसेस को मिक्स करते हो तो किसी भी तरह का हीट एक्सचेंज नहीं होती है। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड एयर का कोई डेफिनेट नहीं होता, ठीक है। अब देखिए जब आप एयर को उसके वेरियस कंपोनेंट में सेपरेट करते हो तो एक फिजिकल मेथड से कर सकते हैं हम, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज होती है जो गैसेस की वो अलग अलग अपने अपने रिटेन करेगा। जैसे मिक्सचर की होती है, मिक्सचर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं, उसी तरह ये भी रिटेन करेंगे। एयर हैज नो डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला। इसके पास कोई डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला नहीं है। एयर डज नॉट एग्जिबिट डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स ओन। क्योंकि एयर आपका मिक्सचर है तो अलग अलग का वो देंगे, प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। एयर अपनी खुद की कोई केमिकल प्रॉपर्टीज शो नहीं करता। जब आप कंपोनेंट ऑफ एयर की बात करें तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो रहते हैं वो मेजर कंपोनेंट होते हैं। इनके अलावा और भी गैसेस रहती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, इनर्ट गैसेस हैं, ये सारे भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। जब आप वेरियस कंपोनेंट ऑफ एयर की बात करते हो तो देखिए इसमें ये सारी गैसेस हैं जो कि ट्रेस अमाउंट में देखने को, जिसमें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन तो काफी ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स दे रखे हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जो है एयर का, उनका फंक्शन क्या है। ऑक्सीजन की आप बात करें तो बर्निंग में, फर्मेंटेशन में, डिकम्पोजिशन में, रेस्पिरेशन में, इन सब जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो प्लांट और एनिमल्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जहां कहीं भी ऑक्सीजन की एक्टिविटी या उसकी रिएक्शन को कम करना होता है, उसकी एक्टिविटी को कम करना होता है,
तो हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं, ठीक है, वो उसमें जो फैट या फिर ऑयल जो रहते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। उनके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट इज H2O, ये मॉइस्चर है, प्लांट की ग्रोथ के लिए और एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, और जितनी भी लिविंग सेल्स हैं उनमें एक्सेसिव इवेपोरेशन को बचाने में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट इज हीलियम, हीलियम ये आपके वेदर बलून्स में और ऑक्सीजन, ठीक है, स्कूबा डाइवर्स जो रहते हैं वो अपने साथ इसमें ऑक्सीजन के साथ डाइल्यूट करके इसको लेके जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नियॉन, जो आपके साइन बोर्ड या लाइट बोर्ड होते हैं, ठीक है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है और ऑर्गन का इलेक्ट्रिक बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे एयर के कंपोनेंट हैं। कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करें, ठीक है, ये वेट के अकॉर्डिंग है, ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है। वेट के अकॉर्डिंग देखिए ऑक्सीजन 23.1% वेट है उसका, ठीक है, और ये नाइट्रोजन 75.5, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, ठीक है। वाटर वेपर डिपेंड कर रहा है, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग होता है। इनर्ट गैसेस वहीं जब आप वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात करते हो तो ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन है आपका 78, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 से 0.4 ट्रेस अमाउंट में मिलती है, ये अमाउंट रहता है उसका, ठीक है। वाटर वेपर अगेन ये भी वेरिएबल होती है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स आपकी 4% तक हो सकती है, ठीक है। इनर्ट गैसेस की बात करें तो 0.94% होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए डस्ट पार्टिकल हैं और कुछ आपके पार्टिकुलेट मैटर हैं वो भी उसमें देखने को मिलते हैं। अब वन बाय वन करके हम इनके अलग अलग कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस एंड लर्निंग एज वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।